नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिरोज तुगलक, बीए पार्ट सेकेंड, हिस्ट्री, पेपर फर्स्ट, यूनिट सेकेंड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक। इस वीडियो में हम देखेंगे फिरोज तुगलक के कृषि सुधार एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों का विवरण, या फिर फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का मूल्यांकन। तो चलिए शुरू करते हैं। फिरोज तुगलक को मुख्य रूप से दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति, धार्मिक कट्टरता की वजह से, और दूसरा फिरोज तुगलक के कल्याणकारी कार्यों के लिए, नहरों के निर्माण के लिए, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए, बाग लगवाने के लिए, उद्योग लगवाने के लिए, कृषि सुधार के लिए। तो फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार फिरोज तुगलक एक उदार एवं दयालु शासक था। वह युद्धों की बजाय साम्राज्य में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करना तथा शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। उसका प्रमुख उद्देश्य प्रजा की भलाई करना था, परंतु वह संकीर्ण विचारों का व्यक्ति था तथा उलेमा वर्ग की सलाह से कुरान की शिक्षाओं के अनुसार शासन का संचालन करना चाहता था। संक्षेप में फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखते हैं। पहला है राजस्व व्यवस्था। दूसरा कृषि सुधार। तीसरा उद्यान लगवाना या बाग लगवाना। चौथा परोपकारी कार्य। पांचवा है उद्योग। छठा है सार्वजनिक निर्माण विभाग। और सातवां है शिक्षा और साहित्य की उन्नति। आठवां है न्याय व्यवस्था। और नवां है दास प्रथा। 10वां है सैन्य व्यवस्था। इन 10 पॉइंट में हम इसके प्रशासनिक सुधारों को देखते हैं। पहला है राजस्व व्यवस्था। तो फिरोज तुगलक ने जो राजस्व व्यवस्था में प्रमुख सुधार किए वो निम्न प्रकार हैं। फिरोज तुगलक के शासनकाल में किसानों को ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपए बांटे गए थे, जिसे फिरोज तुगलक ने माफ कर दिया था। किसानों को जो ऋण दिया जाता था उसे सल्तनत काल में तकाबी ऋण कहा जाता था, तकाबी कहा जाता था। तो उस तकाबी को फिरोज तुगलक ने माफ कर दिया था। सुल्तान ने सूबेदारों तथा पदाधिकारियों आदि से वार्षिक भेंट लेने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि इसका भार किसानों पर पड़ता था। दूसरा पॉइंट है कि फिरोज तुगलक ने राज्य की अनुमानित आय का विवरण तैयार करने का कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा। और ख्वाजा हिसामुद्दीन ने विभिन्न प्रांतों का दौरा किया और 6 वर्ष के परिश्रम के बाद खालसा भूमि से होने वाली राज्य की आय 6 करोड़ 85 लाख टन का निर्धारित की। तो ध्यान रखने योग्य बिंदु है कि फिरोज तुगलक के काल में खालसा भूमि से होने वाली जो राज्य की आय थी उस कितनी निर्धारित की गई थी, तो 6 करोड़ 85 लाख टन का। और इसके लिए
कितना समय लगा? 6 वर्ष का समय लगा है। और किसने निर्धारित किए, किसको जिम्मा सौंपा था? वो था हिसामुद्दीन को, ख्वाजा हिसामुद्दीन को। राज्य की खालसा भूमि से होने वाली अनुमानित आय का विवरण तैयार करने का कार्य फिरोज तुगलक ने ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा था और ये अनुमानित आय निर्धारित की गई थी 6 करोड़ 85 लाख टंका। और इसमें फिरोज तुगलक के शासनकाल के अंत तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तीसरा राजस्व सुधार था कि फिरोज तुगलक ने 24 करों को समाप्त कर दिया और कुरान के अनुसार केवल 4 कर लगाए। कौन कौन से 4 कर लगाए? एक तो खराज, एक जकात और जजिया और खम्स। खराज कृषि भूमि पर, जकात प्रत्येक व्यक्ति अपनी वार्षिक आय का 2.5% या 40वां भाग दान करे, और जजिया ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था जो उनकी सुरक्षा के बदले में लिया जाता था ताकि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। और खम्स जो शाही सेना थी वो जब कहीं पर आक्रमण करती थी और लूट में जो सोना या माल मिलता था उसे खम्स कहा जाता था। और इसमें सेना का हिस्सा 80% था और राज्य का हिस्सा, राजा का हिस्सा 20% हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विपरीत किया। अलाउद्दीन खिलजी इसमें से 80% लेने लग गया और सैनिकों को 20% देने लग गया था। ये भी एक विद्रोह का कारण बना था उसके समय। तो ये 4 प्रकार के कर उसने लगाए। इन 4 करों के अतिरिक्त सुल्तान ने सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग होता था। उपज का 1/10 होता था सिंचाई कर। दूसरा आता है कृषि सुधार। कृषि सुधार। फिरोज तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए अनेक नहरों, कुओं, बांधों, जलाशयों आदि का निर्माण करवाया। उसने 5 नहरों का निर्माण करवाया। पहली नहर, 5 नहरें बनवाई उसने। पहली नहर सतलज नदी से निकलकर और घग्गर नदी तक जाती थी, जो 96 मील लंबी थी। दूसरी नहर यमुना नदी से निकलकर हिसार फिरोजा तक जाती थी। हरियाणा में जो हिसार जगह है, हिसार फिरोजा तक जाती थी और ये 150 मील लंबी थी। तीसरी नहर मंडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से आरंभ होकर, मंडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से आरंभ होकर हांसी तक जाती थी। हांसी। चौथी नहर घग्गर से फिरोजाबाद तक जाती थी। देखिए ये पहले वाली सतलज से घग्गर तक और ये चौथी वाली घग्गर से फिरोजाबाद तक। और 5वीं जो नहर थी वो यमुना से निकलकर फिरोजाबाद तक जाती थी। इस तरह से आप देखिए 5 नहरें इसने बनवाई जिसमें 2 यमुना से निकल रही है, एक हिसार फिरोजा तक जा रही है, दूसरी फिरोजाबाद तक जा रही है। उसके बाद एक सतलज से घग्गर और ये घग्गर से फिरोजाबाद, और एक मंडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक जा रही है। इसके अलावा सुल्तान ने 160 कुएं भी खुदवाए। उसने अन्य नदियों पर 50 बांध भी बनवाए, तालाबों का निर्माण करवाया। इन नहरों के निर्माण से कृषि की उपज में बहुत वृद्धि हुई तथा उससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। थर्ड पॉइंट है प्रशासनिक सुधार में बाग लगवाना। फिरोज तुगलक ने दिल्ली के आसपास लगभग 1200 बाग लगवाए। इन बागों में कई प्रकार के फल पैदा होते थे
जिससे राज्य को 1,80,000 टंके की वार्षिक आय होती थी। तो बाघों की संख्या कितनी थी? 1200। और इनसे आय कितनी होती थी? 1,80,000 टंका वार्षिक। इसने 160 कुएं बनवाए, 50 बांध बनवाए, 5 नहरें बनवाई। उद्योग, फिरोज तुगलक ने 36 कारखाने स्थापित किए। फिरोज तुगलक के काल में 1,80,000 दास थे, जिनमें से कारखानों में काम करते थे 12,000 दास। तो 36 कारखाने स्थापित किए, जिनमें राजमहलों और राजकीय उपभोग में आने वाली वस्तुओं, दरियों, गलीचों आदि का निर्माण होता था। परोपकारी कार्य, फिरोज तुगलक ने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की। हजारों बेरोजगार लोगों को इस विभाग से नौकरियां दी गई। फिरोज तुगलक ने निर्धन मुसलमानों की सहायता के लिए राजधानी में दीवाने खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? तो फिरोज तुगलक ने की। दीवाने खैरात पेंशन विभाग था ये। और दीवाने बंदगान की स्थापना भी इसी ने की, जिसमें दास रखे जाते थे। इस दान विभाग से हजारों निर्धन मुसलमानों को कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी गई। सुल्तान ने राजधानी दिल्ली में एक चिकित्सालय दारुल शफा की स्थापना की, जहां रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा होती थी, रोगियों को मुफ्त भोजन और औषधियां दी जाती थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग, फिरोज तुगलक ने अनेक मस्जिदों, राजमहलों, सरायों, अस्पतालों, मकबरों, जलाशयों, पुलों आदि का निर्माण करवाया। उसने पुरानी इमारतों तथा मकबरों की मरम्मत करवाई, जिनमें दिल्ली की कुतुब मीनार के अलावा अलाई तालाब, जिसे हौज खास भी कहा जाता था, हौज खास, अलाई दरवाजा तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, और अलाई तालाब फिरोज तुगलक ने, जिसे हौज खास भी कहा जाता था। शमशी तालाब, इल्तुतमिश का मकबरा, जलालुद्दीन तथा अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे आदि प्रमुख हैं। उसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा बदायूं के निकट फिरोजपुर आदि नगरों की स्थापना की। उसने कौन कौन से नगरों की स्थापना की? मैं लिखता हूं यहाँ पर। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित नगरों की संख्या बताइए या नाम लिखिए किन्हीं दो नगरों के। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, एक तो ये नगर इसने बनवाया। दूसरा फिरोजाबाद, तीसरा फतेहाबाद। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा नगर फिरोज शाह के द्वारा नहीं बसाया गया, यह स्थापना नहीं की गई। और उसके बाद है हिसार और जौनपुर। ये जौनपुर वाला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में कि जौनपुर की स्थापना किसने की? तो फिरोज तुगलक ने की। और बदायूं के निकट फिरोजपुर, तो देखिए फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद और फिरोजपुर, तीन तो नगर फिरोज से ही हैं। फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद और फिरोजपुर। एक हौज खास है, एक फतेहाबाद है, हिसार और जौनपुर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 नगर की स्थापना की। उसने अशोक के समय की 2 लाटें दिल्ली में स्थापित करवाई। उसके बाद है शिक्षा और साहित्य की उन्नति। फिरोज तुगलक के शासनकाल में शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। फिरोज तुगलक ने अनेक मकतबों तथा मदरसों की स्थापना की। मकतबों मतलब इमारतों वगैरह की, और मकबरों की स्थापना की, जिन्हें राज्य की ओर से अनुदान दिया जाता था। योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती थी। मदरसों में इस्लामी कानून या धर्मशास्त्रों तथा हदीस की शिक्षा दी जाती थी। हदीस, मोहम्मद साहब के जो वचन थे, उपदेश थे, उन्हें हदीस कहा गया। हदीस की शिक्षा दी जाती थी।
सबसे बड़ा मदरसा दिल्ली में स्थापित था, जो मदरसा-ए फिरोज शाही कहलाता था। इस मदरसे में प्रकांड विद्वान जलालुद्दीन रूमी तथा अनेक प्रसिद्ध विद्वान शिक्षा लेते थे। जलालुद्दीन रूमी अनेक प्रसिद्ध विद्वान शिक्षा प्रदान करते थे। फिरोज तुगलक ने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को राज्याश्रय प्रदान किया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में अनेक उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की गई। बर्नी ने 2 ग्रंथ लिखे इसके काल में, फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही। ये दोनों ग्रंथ फिरोज तुगलक के काल में बर्नी के द्वारा लिखे गए। बर्नी की मृत्यु बहुत ही दयनीय हुई। पहले तो इसने जेल में सजा काटी, उसके बाद लोगों ने इसे पत्थर मारे। तो 2 पुस्तकें बर्नी ने लिखी, फतवाएं जहांदारी और तारीख फिरोज शाही। उसके बाद शम्स ए सिराज अफीफ, इसने भी तारीख ए फिरोज शाही लिखी। तारीख ए फिरोज शाही ये इसने भी लिखी। और फिरोज तुगलक ने खुद ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे फुतुहात ए फिरोज शाही कहा जाता है। इस नाम से उसे जाना जाता है। ये इसकी आत्मकथा थी जो फिरोज तुगलक ने स्वयं लिखी थी, फुतुहात ए फिरोज शाही। सुल्तान ने संस्कृत में लिखे हुए कुछ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। अगला है न्याय व्यवस्था। फिरोज तुगलक की न्याय व्यवस्था इस्लामी कानूनों पर आधारित थी। न्याय विभाग तथा धर्म विभाग के सभी पदों पर उलेमा वर्ग के व्यक्ति ही नियुक्त किए जाते थे। सुल्तान ने अपराधियों को मृत्युदंड देना अथवा अंगभंग की सजाएं देना बंद कर दिया। अगला है दास प्रथा। फिरोज तुगलक के समय में गुलामों की संख्या 1,80,000 थी और दासों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना उसने की, जिसे दीवान ए बंदगान कहा जाता था। दीवान ए बंदगान। और एक दीवान ए खैराता, इसमें छात्रवृत्तियां वगैरह, निःशुल्क इलाज वगैरह किया जाता था। दीवान ए बंदगान। लगभग 40,000 दास शाही महलों में सुल्तान की तथा उसके परिवार की सेवा के लिए नियुक्त थे। 40,000। और 12,000 दास विभिन्न दस्तकारियों में प्रशिक्षित किए गए। कारखानों में काम करने के लिए हजारों दास सरकारी कारखानों, उद्योगों और निर्माण विभाग में नियुक्त किए गए, परंतु यह दास प्रथा राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। और 10वां पॉइंट है सैन्य व्यवस्था। फिरोज तुगलक में सैन्य संगठन तथा सुधार की क्षमता नहीं थी। अतः उसका सैनिक संगठन दोषपूर्ण था। उसने स्थायी सेना रखने की पद्धति को त्याग दिया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाया था। और केवल 80-90 हजार घुड़सवारों की स्थायी सेना राजधानी में संगठित की गई। शेष सेना अमीरों, सूबेदारों द्वारा संगठित की जाती थी। सेना की इस अंग पर सुल्तान का उचित नियंत्रण नहीं था और सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने के स्थान पर जागीरें देना शुरू कर दिया। उसने 1363 के बाद सैनिक अभियान बंद कर दिए, जिससे सैनिक आलसी तथा आराम तलब हो गए। सुल्तान ने सैनिक सेवा भी वंशानुगत कर दी और योग्यता और शारीरिक क्षमता का मापदंड समाप्त कर दिया। बूढ़े सैनिक को अपने स्थान पर अपने पुत्र या दामाद या दास को भेजने का अधिकार था। इसी प्रकार सैनिक की मृत्यु हो जाने पर उसका पद उसके पुत्र, दामाद या दास को दे दिया जाता था। सैनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी का बोलबाला था। सैनिकों का हुलिया नोट करने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा बंद कर दी गई, त्याग दी गई, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। सेना के वार्षिक निरीक्षण में काफी ढिलाई आ गई।
अलाउद्दीन खिलजी खुद सैन्य निरीक्षण करता था। इस प्रकार फिरोज तुगलक के समय में सैन्य व्यवस्था शिथिल, भ्रष्ट एवं दोषपूर्ण हो गई थी।